हेलो दोस्तों, बेसिक डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। और आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम जो हमारा एक टेस्ट का एक फॉर्मेट चल रहा था वीडियो के थ्रू एफकैट के लिए, तो वो जीके का पार्ट ये है, ठीक है, जिसके नेक्स्ट पार्ट को मैं लेकर आया हूँ। आज क्वेश्चन आपके 15 होंगे, ठीक है, और 15 के 15 क्वेश्चंस को मैं आपको दूंगा जो मिक्सअप में होंगे, जिसमें जीके के हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी और साथ में कुछ आईआर के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीके। सो हम इन्हें कवर करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। और वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं और इनको बढ़ाते रहेंगे। जिन लोगों को इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के सर्च के थ्रू आप इस पीबीटी पे जो पीडीएफ है इसको ले सकते हो, ये टेस्ट की, ठीक है। तो ये देखिए पूरा टेस्ट है 15 क्वेश्चंस का। इसी तरीके से हम आगे भी चीजें करेंगे। नए हैं चैनल, चीजें अच्छी लग रही हैं तो जरूर हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाई? क्योंकि देखिए, अगर आप सीडीएस एंड सीएपीएफ को प्रिपेयर कर रहे हैं अलॉन्ग विद दी एफकैट, सो वी आर covering the whole syllabus of CDS and CAPF, including the CAPF का पेपर 2 फ्रीली अंडर आवर फ्री जिद बैच। अभी तो फिलहाल इसमें वीडियो थोड़ी सी रुकी हुई है बिकॉज एफकैट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो दिस इज द फ्री जिद बैच, ठीक है। इस बैच के अंदर हम लोग ये सीडीएस एंड सीएपीएफ कर रहे हैं। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा, आपको चीजें मिल जाएंगी क्योंकि चीजें भी बड़ी हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट को। देखिए, जो हमारा पहला टेस्ट है इस टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है, सॉरी, वो पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देखना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करके आंसर देखना है, ठीक है। आंसर देखने के बाद साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन ही वेरी प्रोडक्टिव है। क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट करोगे तो उससे फायदा नहीं होगा। प्रोडक्टिव क्या है? प्रोडक्टिव ये होगा कि आप उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखो, क्योंकि उसके साथ ही मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, लॉजिकल माइंडसेट बताऊंगा कैसे लॉजिकली क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अगर चाहिए तो आपको थोड़ा सा होल्ड करके वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको करते हैं अब, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, मैंने मोस्टली क्वेश्चन को एक सिंपल स्टेटमेंट में भी रखा है, असर्शन रीजनिंग में भी दिया है, और साथ में मैंने नॉट करेक्टली मैच का फॉर्मेट आपको बहुत मिलेगा। वाई? क्योंकि इसमें एक साथ कई चीजों को हम कवर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए, ये तो न्यू मेंबर है, ये तो सही है। यूएई भी न्यू मेंबर है, ईरान भी है, लेकिन वियतनाम मेंबर नहीं है, क्योंकि इसे जो ऐड किया गया है वो पार्टनर में ऐड किया गया, एज अ न्यू पार्टनर है, मतलब पार्टनर कंट्री है, मेंबर नहीं है, ठीक है। और अदर 3 मेंबर हैं नए, ठीक है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन यही तक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें कंट्रीज हैं इधर, और इधर ब्रिक्स की मेंबरशिप स्टेटस है, इनका मेंबरशिप का स्टेटस क्या है। तो ये सब तो न्यूली कंट्रीज हैं, न्यूली ऐड हुए हैं ये भी ब्रिक्स में, लेकिन जो ये इन वियतनाम है ये अभी मेंबरशिप इसको नहीं मिली है, ये स्टिल एज अ पार्टनर कंट्री है। देखिए एक बार हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो ब्रिक्स का अभी जो 2026 का जो समिट होगा उसे इंडिया ही होस्ट करेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कौन होल्ड करेगा? इंडिया। और ये हमारा जो होता नहीं है मोटो, तो ये हमारा मोटो है उसका, ठीक है, कि रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबल बिल्ड करना है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, ब्रिक्स कब बना था? तो ब्रिक्स आपका बना था ऑलमोस्ट 2019 9 में। तो ब्रिक्स वाज द फर्स्ट मीटिंग जो ब्रिक्स की हुई थी। ब्रिक ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया और इंडिया और चाइना, ठीक है। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। फाउंडिंग मेंबर्स यही हैं, ठीक है। तो साइड लाइन ऑफ उंगा की जो मीटिंग थी न्यूयॉर्क में, उसके साइड में ही इस चीज पे इसकी पहली मीटिंग हुई ब्रिक की। और इनॉग्रल ब्रिक समिट कब हुआ? तो 2009 में हुआ। तो 2009 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है। अगेन फिर एक्सपेंशन हुआ, एस साउथ अफ्रीका जो आया, ऐड हुआ। साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन किया? साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में, और साउथ अफ्रीका ने फिर सबमिट भी 2011 में किया। तो इतनी तो चीज आपको इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है कि 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड किया गया, ठीक है, मेंबर एज ए मेंबर। अभी 2025 में जो आपका इंडोनेशिया ऐड हुआ, और 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये जो कंट्रीज हैं ये भी मेंबर
बन गए, इन्हें फुल मेंबरशिप दे दी गई है। तो 24 में किसे दी गई? इजिप्ट को, इथोपिया को, ईरान को, सऊदी अरबिया एंड यूएई को दी गई। तो देखिए इजिप्ट है, ये यूएई है, ईरान है, तो इथोपिया इसमें नहीं है और सऊदी अरेबिया यहाँ नहीं है, तो सऊदी अरेबिया और इथोपिया को भी फुल मेंबरशिप दे दी गई है 2024 में। इंडोनेशिया को कब दी गई? तो इंडोनेशिया को भी 2025 में जनवरी में दे दी गई थी एक्सपेंशन में, ठीक है। अभी ये देख लीजिएगा, आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी, तो ये पार्टनर कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये इतना इसका इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखने वाला है कि इंडिया इसको होस्ट करने वाला है 2026 का। कब इस्टेब्लिश हुआ और कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर हैं, ये याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। चलिए याद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? तो एससीओ का समिट है और उनकी होस्ट कंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में इंडिया ने होस्ट किया है, तो ये सही है, वर्चुअली होस्ट किया था। उज्बेकिस्तान ने 2022 में होस्ट किया, तो ये भी सही है। तजाकिस्तान ने 2021 में होस्ट किया, तो ये भी सही है। 2020 में चाइना ने होस्ट किया, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे रशिया ने होस्ट किया था। किसने होस्ट किया था? रशिया ने किया था, वो भी वर्चुअली ही किया था। कैसे वर्चुअली किया था? क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था 2020 में, तो इन पर्सन तो कोई फिजिकली अटेंड तो कर नहीं सकता था, तो वर्चुअली मीटिंग हुई थी। तो अब तक सीओ की जो मीटिंग वर्चुअली हो चुकी है वो 2 हो चुकी हैं, एक 2020 में, एक 2023 में जब इंडिया ने वर्चुअली किया था, रखा था, ठीक है। क्योंकि इंडिया उस समय क्या कर रहा था? होस्टिंग नेशन था। तो याद रखिए 2023 का जो समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था और इंडिया ने उसे वर्चुअली होस्ट किया था, ठीक है। और 2020 का जो समिट हुआ था उसे रशिया ने होस्ट किया था। 2021 का तजाकिस्तान, 2022 में उज्बेकिस्तान, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि एस्टैब्लिश कब हुआ? एस्टैब्लिश हुआ एससीओ 2001 में। कब एस्टैब्लिश हुआ? 2001 में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? तो चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था, तजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान था, ये मेंबर्स फाउंडिंग मेंबर्स थे। अब जो इंडिया और पाकिस्तान है ये 2017 में ऐड हुए, मतलब इनको मेंबरशिप जो मिली, फुल मेंबरशिप 2017 में मिली। उसके बाद ईरान को अभी 2023 में मिली, ठीक है, और बेलारूस को 2024 में मिली। तो ये बात याद रखिएगा किसको कब मिली है, कौन कौन मेंबर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो आपके बीजिंग चाइना में है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अभी जो रिसेंटली 2025 जो बीता है 2000, क्योंकि इसमें 2023 तक की ही समिट के बारे में दिया गया है, ठीक है। हेडक्वार्टर भी हमने देख लिया, 2023 के समिट के बारे में दिया गया है। तो 2025 का समिट इसका कहाँ हुआ था? 2025 का समिट इसका चाइना के तिनजियान में हुआ था। अब 2026, क्योंकि 2001 में ये स्टैब्लिश हुआ था, तो 2026 में इसके 25 साल होने वाले हैं, 25 ईयर्स होने वाले हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एससीओ भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कहाँ होस्ट करेगा? कौन इसे होस्ट करेगा? तो बिश्केक किर्गिस्तान इसे होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा? इसे होस्ट करेगा बिश्केक किर्गिस्तान होस्ट करेगा। 25th एनिवर्सरी इसमें बनाया जाएगा और इसका जो थीम है वो कॉमन जर्नी टुवर्ड्स द लास्टिंग पीस, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये इतनी पॉइंट मैंने दे दिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने दे दिया। अब एक अवार्ड पे देख लेते हैं। अवार्ड पे क्योंकि क्वेश्चन आता है, तो अवार्ड क्या कहता है? हु इज द ऑथर, कौन ऑथर है? बुक फ्लैश, एक फ्लैश बुक है विच वॉन द बुकर प्राइज 2025 में, जिसे बुकर प्राइज मिला था। फ्लैश एक नोवेल है, तो ये किसकी थी, किसने लिखा था? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है डेविड है। तो ये देखिए इनकी ये फोटो है, ये फ्लैश इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, फ्लैश नाम से नोवेल है और डेविड स्लैजी है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। अब असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है। असर्शन रीजन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई, जस्ट अ मिनट, कि असर्शन है। असर्शन क्या है? नंबर ऑफ द राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं अलोकेट होती हैं स्टेट्स पे, स्टेट को जो अलोकेट होती है राज्यसभा की सीट है वो डिपेंड करती हैं इट्स पॉपुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल सही है। जो राज्यसभा में जो सीट्स अलोकेट होती है वो स्टेट्स की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तभी तो देखिए यूपी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, उसकी सीट सबसे ज्यादा है राज्यसभा में, ठीक। और सिक्किम जिसकी पॉपुलेशन कम है उसकी सीट्स कम है, ठीक है। तो ये सबसे कम, ज्यादा सीट वाले सबसे कम सीट वाले को उन्हें बताया, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ये डिसाइड होती हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा आप। ये पॉइंट तो सही है, मतलब ये असर्शन तो सही है। रीजन क्या दे रहा है कि फोर्थ शेड्यूल इज अमेंडेड, तो ये रीजन तो नहीं लग रहा है। ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर द आर्टिकल 368, तो इसका ये रीजन तो नहीं है। तो बोथ असर्शन रीजन है ट्रू। तो
और ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो ये नहीं है। ठीक है, तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन नहीं सही है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है ये। अब बोथ ए एंड आर ट्रू, बट ये भी नहीं सही है, क्योंकि आर तो रीजन तो सही है ही नहीं ना। अब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है, ए ट्रू है। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है। कलर चेंज करते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो अमेंडमेंट दो तरह के होते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 368 और एक ऑर्डिनरी लॉ के फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब जो ऑर्डिनरी लॉ का प्रोसेस होता है ना, सिंपल मेजोरिटी, वैसे हम पास कर सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को हम ऐसे पास अमेंड कर सकते हैं, कुछ को अंडर आर्टिकल 360 के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जिसने अंदर आर्टिकल 360 कर सकते हैं उसमें भी दो पार्ट हैं। एक है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि भाई दूसरा होना चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी, ये तो होना ही चाहिए, पॉइंट पॉइंट वन तो होना ही चाहिए, साथ में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। कुछ पर्टिकुलर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने के लिए, और मोस्टली ये फेडरल पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं वो पार्ट, इसमें हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से जो होने चाहिए वो भी, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ये हो गया, तो इनको स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा। अब कुछ जो होंगे वो ऑर्डिनरी लॉ से हो जाएंगे। तो देखिए, जो ये ऑर्डिनरी लॉ से जो जो हो सकते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से होंगे। इसको यहाँ ले चलते हैं। ऑर्डिनरी लॉ से आपका ये जो आपका फोर्थ शेड्यूल है ना, ये फोर्थ शेड्यूल भी हो जाएगा। और फोर्थ शेड्यूल कहता क्या है, फोर्थ शेड्यूल कहता है कि डीलिमिटेशन। भाई आप डीलिमिटेशन कर रहे हो ना, या फिर आप क्या कर रहे हो, सीट्स का अलोकेशन कर रहे हो ना, सीट्स का अलोकेशन कर रहे हो। यहाँ तो डीलिमिटेशन तो नहीं लगेगा फिलहाल, क्योंकि वो तो लोकसभा और सॉरी, लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनकी डीलिमिटेशन की बात की जाती है। फिलहाल जो आपका यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल में भी सीट अलोकेशन होगा वो भी ऑर्डिनरी लॉ के प्रोसेस से ही होगा, मतलब आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होगा। साथ ही साथ जब आप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट देखने जाओगे, मतलब किसी भी आप पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हो, उसके नेम को चेंज कर सकते हो, तो ये भी अंडर ऑर्डिनरी लॉ ही प्रोसेस पे हो जाएगा, मतलब आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके थ्रू नहीं अमेंडमेंट होगा। और इसी तरीके से फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे भी हम कैसे अमेंड कर सकते हैं, विथआउट द यूजिंग आर्टिकल 368, बिना 368 आर्टिकल के यूज करें हम इसको भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, हम इसको ऑर्डिनरी लॉ के प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है, विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब आर्टिकल 14 कह रहा है अप्लाई, अब फंडामेंटल राइट पे आ गए हैं हम लोग, तो आर्टिकल 14 अप्लाई होता है टू द सिटीजन एंड फॉरेनर बोथ, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है। आर्टिकल 15 अप्लाइज ओनली टू द सिटीजन, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो भाई कोई अगर सिटीजन ही को क्यों हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की, मतलब उन्हीं के लिए कानून ही क्यों ना सेम हो, भाई जो फॉरेनर आए उनके लिए भी तो कानून सेम हो ना, मतलब कोई कुछ काम करे तो सबके लिए कानून एक, सबकी नजरों में कानून एक जैसा होना चाहिए ना, कानून की नजर में सब कोई एक हो जैसा होना चाहिए ना। तो चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, तो ये आर्टिकल तो अप्लाई होगा दोनों में ही। ठीक, तो ये याद रखेगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, इट अप्लाई ओनली टू द सिटीजन, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये जो कास्ट और रेस और बर्थ के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको रोकने की बात करता है। तो जाहिर सी बात है ये केवल सिटीजन को होगा। अगर हम फॉरेनर को दे देंगे, फॉरेनर के साथ कल को हम कुछ चीजें उनको अवेल नहीं कराएंगे, कुछ मतलब फ्रीडम उनको नहीं देंगे, कुछ चीजें उनको कहीं भी जाने से रोकेंगे, एक पर्टिकुलरली कहेंगे कि आप हमें रेस, मतलब हम दूसरी रेस के हैं या फिर दूसरे रिलीजन के हैं, आप इसलिए हमें रोक रहे हो, तो उन्हें मतलब इस तरह की फ्रीडम नहीं दी जाती है। ठीक है, उन्हें इस तरह की फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए, तो 15 उनके लिए नहीं है। 16 क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो सरकारी नौकरी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो भाई आप सिटीजन ही को तो दोगे ना, फॉरेनर को तो दे नहीं दोगे। तो ये भी, ये आपका क्या है जो फिफ्थ वाला है।
तो ये भी केवल सिटीजन को ही दोगे, आप फॉरेनर को दोगे नहीं, तो ये भी सही है। अब आर्टिकल 18 अप्लाई ओनली टू द सिटीजन, मतलब आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, तो ये बात करता है टाइटल्स की, कि भाई किसी को कोई मतलब एक पर्टिकुलर टाइटल कोई नहीं देगा, मतलब गवर्नमेंट किसी को टाइटल नहीं देगी और कोई भी पर्टिकुलरली टाइटल नहीं रखेगा एक्सेप्ट द मिलिट्री टाइटल्स, और जो एकेडमिक टाइटल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स लगता है, और एकेडमिक जैसे मिलिट्री टारगेट टाइटल जैसे होते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट और मेजर, ये लगते हैं, तो इनको छोड़ करके बाकी कोई भी टाइटल यूज नहीं किए जाएंगे। तो ये एक्सेप्शंस में होते हैं, ठीक है। तो ये सब में अप्लाई होता है, चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो। तो ये गलत है क्योंकि इसके साथ फॉरेनर भी होगा, तो डी इज द आंसर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, प्रोविजन क्या दे रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल सही ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, मतलब कानून की नजरों में सब कोई बराबर होंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, लॉ कानून के सामने सब कोई बराबर है, तो ये ब्रिटिश के कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि भाई लोगों को उस हिसाब से ट्रीट करो कि जैसे उनकी कंडीशन हो, मतलब कोई अगर कहते नहीं है कि अगर ये समझ लीजिए एक तरह से रिजर्वेशन या फिर उनकी रिजर्वेशन की बातें करता है, मतलब कोई अगर लोगों को उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करो, जैसे कोई अगर कह सकते हैं, अगर कोई कह सकते हैं जैसे एक कहते हैं जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, या मान लीजिए वो बहुत ही पिछड़ी हुई है, ठीक है, वो बहुत ही पिछड़ी हुई है। एक है पर्टिकुलरली उसके सामने रिच है, ठीक है, जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस है, इनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, पिछड़े के पास, इनके पास है। तो अब आप इन दोनों को एक जैसे नहीं दे सकते हो ना। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनके लिए इनके लिए क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलरली एक न्यू पॉलिसी बनाना चाहिए, इनको लॉ के थ्रू एक प्रोटेक्शन देना चाहिए, या पॉलिसी बना करके इन्हें एम्पावरमेंट का काम करना चाहिए, ताकि ये इनके बराबर खड़े हो जाएं, अदरवाइज ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये पीछे छूट जाएंगे। तो ये जो रिजर्वेशन वाली चीजें होती हैं, और जो पर्टिकुलरली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, मतलब जो जिस कंडीशन में हो उसको उस कंडीशन पे ही ट्रीट किया जाए, ठीक है, लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है, तो ये चीज अप्लाई हो सके, तो इसके लिए ही ये क्या किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ठीक है। तो ये अमेरिकन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिटेल में मैंने इसको अपने वीडियो में समझा रखा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अनटचेबिलिटी तो आर्टिकल 17 में होता है भाई, ये 18 नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं, बाकी टाइटल में बता चुका हूँ, ये है, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग, तो ये यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप, एजुकेशन, इनको एजुकेशनली इंपावर करने के लिए, और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी, मतलब इनको गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अब ये सपोर्ट, और ये कैसे सपोर्ट है, इनको इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देगी, इनको सपोर्ट देगी। ये खड़े होकर के ये नहीं बोल सकते कि आप इनको स्पेशली ट्रीट कर रहे हो, इनको ऐसा कर रहे हो, हमारे साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है मेंशन होती है किसमें, तो ये अंडर आर्टिकल 72 की 74, 123 और 356, तो ये आंसर है इसका 123। ये जो 72 है, ये 72 आर्टिकल है, ये पार्डन की बात करता है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन दे सकते हैं, मतलब कहते नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए किसी को दंड दे दिया गया है, तो उसके क्राइम को कम्यूट कर सकते हैं, उसकी कन्विक्शन को, जो उसको दोष, मतलब उसको जो दंड दिया गया है, कन्विक्शन उसका प्रूव हो गया है, तो उसके लिए उसको कम्यूट कर सकते हैं, उसको कि उससे सस्पेंड कर सकते हैं और रिमीट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। 74 क्या करता है, 74 कहता है आपका कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, तो ये मैंने बता दिया कि ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। अब 356, तो ये भाई क्या कहता है, ये आपका कहता है कि कोई भी जब फेलियर होगा, तो ये तो फेलियर ऑफ द कौन जो
कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट की बात होती है, जिसके बाद तुरंत स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है, मतलब जिससे वो कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, तो वो इसी में ही लगता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स वीटो पावर इज करेक्ट? प्रेसिडेंट की वीटो पावर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो प्रेसिडेंट कैन वीटो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो भाई ये बिल्कुल गलत है, वीटो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही क्या कर दिया गया है, प्रेसिडेंट को बाइंड कर दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को केवल असेंट दे सकते हैं बस। ठीक है, तो वो वीटो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट मनी बिल, प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो भाई ये बिल्कुल सही है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। देखो प्रेसिडेंट मनी बिल को दो काम कर सकते हैं मनी बिल के साथ, या तो उसे वो क्या कर सकते हैं, आपको एसेंट दे सकते हैं, या तो वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। उनके पास दो रास्ते होते हैं जब मनी बिल आता है। वो उसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हैज नॉट सस्पेंडेड सस्पेंशन वीटो ओवर मनी बिल। सस्पेंशन मतलब क्या होता है? सस्पेंशन मतलब होता है कि वो उसे रिटर्न कर सकते हैं, बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसाइडरेशन। तो सस्पेंशन वीटो होता है फॉर ये रिकंसाइडरेशन। तो भाई प्रेसिडेंट के पास ये थोड़ी ना है, वो रिकंसाइडरेशन के लिए भेज नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद ही हाउस में पेश होता है। तो जब प्रायर अप्रूवल ले ही लिया गया तो दोबारा उनके किसी उस चीज की जरूरत है ही नहीं, तो अब उन्हें केवल एसेंट देना है या तो उसे रिजेक्ट कर देना है। तो दोनों में से एक रास्ते होते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, नॉट क्यों लग रहा है, कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो बी इज द राइट आंसर। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर बिल जो इनके पास आएगा, हाउस भेजेगा, उस बिल को ना तो ये रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, और ना उसको रेक्टिफाई करेंगे, बस उसे क्या कर देंगे, पेंडिंग में रखे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, पेंडिंग में रखे रहेंगे। तो ये चीजें होती हैं। क्वेश्चन की दूसरा 9th क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बट दिस पावर इज एब्सोल्यूट, डिस्क्रिशनरी, नॉमिनल और जुडिशरी। दिस इज द नॉमिनल पावर, मतलब वो नॉमिनली होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा अपने ओन डिस्क्रिप्शन में, तो ये नहीं, ओन नहीं। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये बिल्कुल सही है। एडवाइस राज्यसभा में नहीं, ये गलत है। ड्यूरिंग इमरजेंसी नहीं, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इजी चीजें हैं ये। द मेन ऑब्जेक्टिव कम होने वाला है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन वाज, देखिए अब आप, मैं आपको ये बताता हूँ साइमन कमीशन था क्या। देखिए जब आपको ये पता हो आपके ये जो, चलिए इसका आंसर ही देखते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव साइमन कमीशन का था ही क्या? तो साइमन कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्या वो उसको डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस करना था, ये रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, तो ये चीज था, ये ना कि प्रपोज करना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इमीडिएटली, ये नहीं था। और ग्रांड डोमिनेंस स्टेटस, ये भी नहीं था, और ये भी नहीं था। दिस इज द मेन इशू। देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका मेन मकसद ये था कि जो 1999 का 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसे रिव्यू किया जाए। तो जो खामी इसमें निकल के आएगी पॉलिटिशियन से डिस्कस करने, इंडियन पॉलिटिशियन से डिस्कस करने के बाद उसे क्या करेंगे, उसे ठीक करके एक नया एक्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया एक्ट लेकर आएंगे, तो उस एक्ट से फिर कंट्री रन करेंगे, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया है, कॉलोनियल इंडिया है, उसे रन करेंगे। ठीक है, तो मेनली ये पर्पस था साइमन कमीशन का, रिव्यू करना 1919 के एक्ट को। ठीक है, अब इसको रिव्यू करने के लिए कुछ कमीशन बनाया गया। उस कमीशन में क्या हुआ कि कोई भी इंडियन नहीं था, नन ऑफ देम इंडियन, कोई भी इंडियन था ही नहीं। दैट्स व्हाई इंडियंस जो थे इन्हें इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसका अपोज कर रहे थे, लगातार इस कमीशन का अपोज कर रहे थे जब ये इंडिया में आए, और नारे दे रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, इस तरह के नारे चल रहे थे। इसी नारों में, इसी में ही जो आपके लाठी चार्ज से जो है लाला लाजपत राय जी की इंजर्ड हो जाते हैं वो, उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट लेकिन ये साइमन कमीशन वाला रह गया था, तो इसलिए मैंने इसको ला दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको डिस्कस कर दिया। नॉट अ फीचर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, कौन नेहरू रिपोर्ट की फीचर नहीं है, तो ये याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि नेहरू रिपोर्ट का क्या था, जब साइमन कमीशन का
इंडियंस विरोध कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे? विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। नॉन ऑफ द मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन वॉज इंडियन, कोई भी इंडियन नहीं था। और क्यों नहीं था? तो ब्रिटिशर्स ने, जब इंडियंस ने ये पूछा तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई आप में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सको। भाई ये एक चैलेंज लगा उन्हें इंडियंस को। तो मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में क्या हुआ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। मतलब ब्रिटिशर्स ने चैलेंज दिया कि आप नहीं बना सकते हो, तो उन्होंने कहा कि हम बना सकते हैं। तो फिर मोतीलाल नेहरू जी के, जो मोतीलाल नेहरू थे, और मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में क्या हुआ, एक कमिटी बनी। उस कमिटी ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, उसी ड्राफ्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें थी, कौन सा फीचर नहीं था, तो वो फीचर यहाँ पे दिया गया। तो जो फीचर नहीं था वो फीचर पे हम देख लेंगे कौन सा फीचर नहीं था। तो इसलिए देखिए, इसके बाद ही, साइमन कमीशन के बाद ही नेहरू रिपोर्ट का टॉपिक आता है, तो मैंने उसको उसी सीक्वेंस में रखा है। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा। तो क्या नेहरू रिपोर्ट में ज्वाइंट इलेक्टोरल की बात कर रहे थे? बिल्कुल, नेहरू रिपोर्ट में ज्वाइंट इलेक्टोरल की बात कर रहे थे। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट था कि हाँ बिल्कुल 19 फंडामेंटल राइट्स उसमें थे। डोमिनेंट स्टेटस कह रहा था, हाँ बिल्कुल कह रहा था, डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहा था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, डोमिनेंट स्टेटस की बात हो रही थी, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम, ये आपकी जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में आती है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम, जो लाहौर सेशन होता है आईएनसी का दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1929 में, उस सेशन से पूर्ण स्वराज की हम बात करते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये चीज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की बात होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया जो नेहरू रिपोर्ट के थे, और अदर चीजें बता दी हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो ये चीज याद रखिए। तो इसमें दिया गया है कि जैनिज्म से रिलेटेड है कि तीर्थंकर कौन से हैं और उनका सिंबल क्या है। तो ऋषभनाथ, उनका सिंबल क्या है? तो बुल। तो भाई इसका ये जो सिंबल है ये ठीक है, इनका सिंबल बुल था। महावीर का सिंबल क्या है? लायन, तो बिल्कुल सही है। परशुनाथ का सिंबल क्या है? सर्पेंट मींस स्नेक। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेमिनाथ का क्या है? डियर, तो नहीं भाई, डियर नहीं है इनका, इनका कोच है। ठीक है, CH है। अब आपका ये होमवर्क है कि आप ये सर्च करो कि कौन इनका सीक्वेंस, मतलब क्या था, कौन 24 तीर्थंकर थे, तो उनमें से इनका क्या क्या सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस में इनको आप अरेंज करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मली चीजें जैनिज्म को यहाँ में कंप्लीट कर दूंगा, एक ये एक्स्ट्रा होमवर्क मैंने आपके लिए रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी, द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट, आत्मा एंड ब्राह्मण, जीवा और अजीवा, और पुरुष और प्रकृति। तो सी इज द आंसर। व्हाई? देखो, जो जैनिज्म की फिलोसफी है वो डुअलिज्म को लेके चलती है। इसको लेके चलती है, डुअलिज्म को लेके चलती है। वो बात करती है डुअलिज्म की, मतलब जो जीवा है, मतलब जो साउल है, आत्मा, और अजीवा है मतलब मैटर, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर ही कर्मा बनाते हैं। मतलब जब अजीवा और जीवा, आत्मा, दोनों मिलते हैं तभी कर्मा होता है, और ये कर्मा लगातार चलता रहता है। तो कर्म का साइकिल चलता है, मतलब कर्म होता रहता है। एक व्यक्ति कोई आज ये कर्म, गलत कर्म करेगा तो उसका फल भुगतने के लिए उसे नेक्स्ट एक नया जन्म लेना पड़ेगा। तो यही कर्मा क्या करता है? एक इंडलेस साइकिल को रन कराता है, कौन सा? रीबर्थ का। तो ये चेन याद रखिएगा कि जीवा और अजीवा जैन की फिलॉसफी ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है, कंपोज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई इसमें साउल और मैटर दोनों होता है, मतलब साउल और मैटर, जिसमें डुअलिज्म की बात होता है, साउल एंड मैटर। इसी से ही क्या है, इसी से ही कर्मा आपका जो बनता है, क्रिएट होता है, और इसी कर्मा से एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ लगातार चलता रहता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब कुछ इनके बॉर्न कब हुए थे, तो ये चीज याद रखिएगा। महावीर जो थे वो बॉर्न हुए थे 540 BC में। विलेज कहाँ? कुंडलग्राम, नियर वैशाली में हुए थे। ठीक है, इनकी मदर का नाम, जो मदर थी वो त्रिशला थी, और वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कौन सी? लिच्छवी की आपकी प्रिंसेस थी। ठीक है, और ठीक है, और क्षत्रिय प्रिंसेस थे, और 30 साल की उम्र में एस्थेटिक बन जाते हैं ये। ठीक है, और कैवल्य, मतलब इनको जो ज्ञान हुआ था 42 साल की उम्र में हुआ था। और
रजुपालिका रिवर के कॉर्नर में हुआ था, बैंक में हुआ था। ये भी याद रखिएगा किस रिवर के बैंक में इनको कैवल्य ज्ञान हुआ था, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलता है जनरली, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 72 साल की उम्र में मरे थे 1468 में बीसी में। कहाँ पे? तो पावापुरी बिहार में। जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम में हुआ 540 बीसी में। मरे कहाँ पे? डेथ कहाँ पे हुई इनका, मतलब इनका डेथ कहाँ हुई? तो 468 में हुई, पावापुरी बिहार में। टाइटल क्या है? वर्धमान, जितेंद्रिय और निर्ग्रंथा। ये याद रखिएगा, ये इनके टाइटल्स हैं, ये टाइटल पूछ सकते हैं। तो जो जो ये आपका निर्ग्रंथा टाइटल है, जितेंद्रिय टाइटल है, वर्धमान टाइटल है, महावीर टाइटल है, सब किसके टाइटल हैं? पूछ सकते हैं आपसे, तो ये याद रखिएगा। अब इनकी जो काउंसिल हुई थी, अब इनके दो सेक्ट्स थे जैनिज्म के, एक थे दिगंबर, एक था दिगंबर, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। तो ये जो आपके दिगंबर हैं, ये बिलीव करते थे कंप्लीट न्यूडिटी में रहते थे, मतलब कहते नहीं है कि निर्वस्त्र रहते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और श्वेतांबर थे, वो व्हाइट कपड़ा पहने रहते थे। तो ये देखिए, ये कैसे याद रखना है आपको, इनका डिस्टिंक्शन कैसे याद रखना है। देखिए, श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब सफेद, श्वेतांबर मतलब सॉरी सफेद, श्वेतांबर मतलब सफेद। तो सफेद कौन होंगे? श्वेतांबर कौन होंगे? जो सफेद कपड़े पहने रहेंगे। श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। तो सफेद कौन होंगे? जो सफेद कपड़े पहनेंगे, तो श्वेतांबर हो जाएंगे। श्वेतांबर कौन होते हैं? जो सफेद कपड़े पहनते हैं। अब दिगंबर, दिग कुछ नहीं, दिगंबर कौन होंगे? जो कुछ कपड़े नहीं पहनते हैं, निवस्त्र ही रहते हैं, ठीक है। अब इनके एक्सपोनेंट कौन थे? तो इनके भद्रबाहु थे, ठीक है, भद्रबाहु। इनके स्थूल भद्र थे। तो ये याद रखिए, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बस इनके कुछ सबसेट्स याद रख लीजिएगा। इससे मूल संघ और तेरापंथी ये, और इसका स्तन्य वाक्य और मूर्ति पूज्य का होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इनकी काउंसिल है, जो आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहली जो इनकी काउंसिल हुई, तो वो कहाँ पे हुई? तो पहली जो इनकी काउंसिल हुई जैन की, वो फर्स्ट काउंसिल 300 बीसी में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। और प्रिसाइड किसने किया? तो स्थूल भद्रा ने किया। स्थूल भद्रा कहाँ है? तो ये श्वेतांबर के क्या है? मॉन्क थे, ठीक है। आउटकम तो देखने की जरूरत नहीं है आपको। अब दूसरी जो काउंसिल थी 512 एडी में हुई है, ठीक है, वल्लभी में हुई। इस समय गुप्ता एम्पायर चल रहा था, ठीक है। और देवरथी जो थी, उनके समय में इन्होंने इसे प्रेसाइड किया था, ठीक है। तो ये चीज याद देख लीजिएगा, इस चीज को देख लीजिएगा, साथ में इनको देख लीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ सलेखा जो होता है, ये वो जैनिज्म में होता है, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि वो खुद की इच्छा से ग्रेजुअली फास्टिंग करके वो लोग डेथ को क्या कर लेते हैं? डेथ को पा जाते हैं, ठीक है। मतलब जो लोग चाहते हैं कि गॉड को ही समर्पित कर दें और जीवन के अंतिम समय में होते हैं, तो वो फास्टिंग करते हैं, मतलब एक बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं, और उसी फास्टिंग धीरे धीरे वो मर जाते हैं, तो उसी को सलेखाना कहते हैं, ठीक है। और अनेकांतवाद जो होता है जैन की फिलोसफी में, वो मल्टीपल व्यू पॉइंट को रियलिटी मानता है, मतलब रियलिटी जो होती है उसके मल्टीपल व्यू पॉइंट होते हैं। तो अनेकांतवाद का ये होता है, अनेकांत मतलब अनेक, अनेकांत मतलब अनेक रियलिटीज के अनेक व्यू हैं, ठीक है। साध्यवाद, द थ्योरी ऑफ द कंडीशनल प्रिडिक्शन, हो गया। त्रिरत्न, थ्री जेम्स हैं, इनको देख लीजिएगा, आपका ये भी होमवर्क है। आपका होमवर्क है कि आप इनको देखिए, इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ठीक है। अब अरेंज करना था ये फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करना था। तो बताइए इसका क्या है? देखिए, इसका आंसर आपका जो पड़ेगा, वो पड़ेगा डी, ठीक है। क्या पड़ेगा? डी पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा? डी। देखिए, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले क्या है? रामगंगा कहाँ है? वेस्ट में। उसके बाद क्या है? घग्गर है, ठीक। उसके बाद क्या है? गंडक है। उसके बाद क्या है? कोसी। देखिए, रामगंगा 1, घग्गर, घाघरा, तो ये 2, ठीक। फिर गंडक, गंडक कहाँ है? 4, 4, सोन 3। इस चीज को देखे रहिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको चीजें ठीक लगी होंगी, और जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और होमवर्क का आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा।